हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? आपके अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज भी अपन इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी में प्रत्येक कंडीशनों के आधार पर अपन ने ये क्लास स्टार्ट की है और राजस्थान के भूगोल के साथ साथ में इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्रत्येक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बाद में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल कराए जाते हैं। तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचाने की कोशिश करो और अधिक से अधिक बच्चे जुड़े तो अपने के नाम से अधिक बच्चों का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ने इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन फिजिकल पार्ट्स पढ़े और प्रत्येक फिजिकल पार्ट्स का विस्तार से भारत के भूगोल के भारत का मानचित्र के माध्यम से उसको समझ करके अच्छी तरह से पढ़ा है। इसके बाद में अपन ने भारत के अफवाह तंत्र को पढ़ रहे हैं। तो भारत के अफवाह तंत्र में के वर्गीकरण करने के बाद में पिछली क्लास में अपन ने भारत की सिंधु अफवाह तंत्र को प्रारंभ किया है। तो पिछली क्लास में जो सिंधु अफवाह तंत्र जो पढ़ा है, जो हिमालय प्रदेश से निकलने वाली अफवाह तंत्र के रूप में है। सिंधु नदी इसकी मुख्य नदी है और इसकी सहायक नदियों के रूप में जो 5 नदियां हैं। सिंधु नदी को अपन ने विस्तार से पढ़ लिया। देखो, प्रत्येक नदी प्रवाह तंत्र के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो कहाँ से पूछता है? उसका उद्गम स्थान, उसका प्रवाह क्षेत्र, कौन कौन से राज्यों से होकर के बहती है, उसकी सहायक नदियाँ। तो इस प्रकार से अपन भले से स्लो स्पीड से पढ़ रहे हैं, बाकी एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, और एक एक चीज़ को जिस प्रकार से कंपटीशनों में क्वेश्चन बन करके आते हैं उसी टॉपिक को ऑप्शन में रखते हुए अपन अध्ययन करेंगे। तो आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलें और एक एक चीज़ को डायग्राम से समझते हुए चलें। ठीक है, तो सिंधु नदी को अपन ने इसका उद्गम क्षेत्र पढ़ लिया था। इसके बाद में इसका प्रवाह क्षेत्र पढ़ लिया और क्या नाम से अपने हिंद महासागर का जो अरब सागर वाला जो क्षेत्र है इसमें जाकर के ये गिरती है। तो अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत ये जल प्रवाह तंत्र आता है और जल प्रवाह तंत्र की मुख्य नदी सिंधु नदी है। इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो सतलज नदी के बारे में अपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ से है, कौन से राज्य से है, कौन से स्थान से है, कौन से राज्यों से गुजरती हुई पंजाब में सबसे पहले प्रवेश करके और फिर कहाँ पर ये सतलज इस सिंधु नदी की सहायक बनती है। ठीक है, आज अपन इस क्लास में रावी नदी भी अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, आज अपन पढ़ते हैं इसमें व्यास नदी। तो व्यास नदी का उद्गम कहाँ पर है और कौन से क्षेत्र से निकलती है? तो सारी नदियाँ ये सिंधु अफवाह तंत्र की है और हिमालय प्रदेश से निकलने वाली है, परंतु निकलने का जो स्थान है, मेन स्थान है, वह सबका अलग अलग है। ठीक है, तो स्थान के नाम से भी क्वेश्चन बन करके आ जाता है। आप मेरे साथ समझते हुए पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे व्यास नदी। तो ये पढ़ ले अपन ने, सिंधु नदी, सतलज नदी पढ़ ली और रावी नदी पढ़ ली। आज पढ़ेंगे अपन व्यास नदी। ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, व्यास नदी। इसका उद्गम स्थान कौन सा है? ठीक है, तो व्यास नदी का उद्गम जो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले में रोहतांग कुल्लू जिले में है। इसका उद्गम कहाँ पर है? हिमाचल
प्रदेश के कुल्लू जिले से निकलती है। कुल्लू जिले से कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से। और रोहतांग दर्रे के समीप, रोहतांग दर्रे के समीप एक व्यास कुंड है, वहां से ये निकलती। कुल्लू जिला पूछे तो कुल्लू जिला है, राज्य पूछे तो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। और स्थान का नाम पूछे तो ये स्थान है रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड है, वहां से इसका उद्गम होता है, ठीक है। व्यास कुंड से इसका उद्गम होता है। अब और समझ लो, व्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद में जिला पूछे तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है, स्थान पूछे तो रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड है। इस व्यास कुंड से ये निकलती है, ठीक है। इसके बाद में ये पंजाब क्षेत्र में बहती हुई हिमालय की जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, इसका भाग है ये। तो ये समुद्र तल से 4361 समुद्र तल से 4361 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ठीक है, तो ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई से निकलती है? 4361 मीटर की ऊंचाई से। और आगे इसकी क्या विशेषता है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी, कांगड़ा जिले में बहती हुई कपूरथला पंजाब के निकट हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, कांगड़ा जिलों में बहती हुई कपूरथला के समीप अपने पंजाब में प्रवेश करती है। कपूरथला के समीप पंजाब में प्रवेश करती है। कपूरथला के समीप ये पंजाब में प्रवेश करती है। आगे देखो, और कपूरथला के समीप ही ये सतलज नदी में मिल जाती है। और सतलज नदी में मिल जाती है। ठीक है, सतलज नदी में ये
मिल जाती है। कहाँ पर? कपूरथला के समीप, पंजाब में है कपूरथला, वहाँ पर ये सतलज नदी में मिल जाती है। सतलज और व्यास नदी का जहाँ संगम होता है, आपको तो याद है कौन सा बांध बनाया गया है और उस बांध से कौन सी नहर निकाली गई है? सतलज और व्यास के संगम पर कौन सा बांध बना हुआ है? कमेंट्स में लिखना। हाँ, कौन सा? हरिके बैराज। हरिके बैराज एक बांध बना हुआ है और वहाँ से अपने पश्चिमी राजस्थान के हरा भरा बनाए रखने के लिए, पेयजल आपूर्ति करने के लिए और सिंचाई के उद्देश्य से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ठीक है, तो अपने राजस्थान की ज्योग्राफी जिसमें चल रहा है उसका भी पार्ट है ये, उसको भी देखना। ठीक है, तो अपने इस प्रकार से ये सतलज नदी में मिल जाती है और इसकी सहायक नदी बन जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? ये 470 किलोमीटर लंबी है और इसका जो अफवाह तंत्र है, इसका जो लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। लंबाई 470 किलोमीटर और अफवाह तंत्र कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? यह है 2500 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 25,900, 25,900 वर्ग किलोमीटर में इसका अफवाह तंत्र फैला हुआ है। 25,900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने व्यास नदी के बारे में पढ़ा, तो ये व्यास नदी भी पढ़ ली है। अगली है चेनाब नदी, तो ये 5वें नंबर की चेनाब नदी का उद्गम है। चेनाब नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ से है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है और लाहौल स्पीति जिले में बारालाचा दर्रा के समीप है। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले में बारालाचा दर्रे के समीप। और समझ लो इसको, चेनाब नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका उद्गम है हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले में बारालाचा दर्रा का नाम है बारालाचा, उसके समीप से इसका उद्गम है। ठीक है, इसके बाद में है ये स्टार्टिंग में, प्रारंभ में चंद्र और भागा दो हिमनदों से मिलकर के इसका उद्गम होता है। इसकी विशेषता क्या है? आ जाता है कभी कभी, प्रारंभ में यह दो हिमनदों के
संगम से बनती है। कौन सी नदी? चेनाब नदी। उनका क्या नाम है? मैं लिख देता हूं, चंद्र प्लस भागा। चंद्र और भागा नामक दो हिम नद है। इन दोनों हिम नदों से मिलकर के ये चेनाब नदी का बनती है। चेनाब नदी का उद्गम होता है, ठीक है, प्रारंभ में। यानी चंद्र और भागा दो नामक नदियां हैं, नदियों के रूप में ही है, और सर्दी में एक तरह से ये जम जाती है। तापमान की कमी के कारण जम जाती है तो हिमनद बोल देते हैं। है तो हिमनद यानी बर्फ की नदियां, हिमनद बर्फ की नदियां। इनको बहुत सी किताबों में इस प्रकार से भी लिखा हुआ है, चंद्र और भागा दो नदियों के संगम से कौन सी नदी का विकास होता है? चेनाब नदी का, ठीक है। तो इस तरीके से किसी प्रकार का डाउट मत रखना। तो प्रारंभ में ये दो हिमनदों का नाम भी आ सकता है। दो हिमनद, उसमें तो हिमनद पड़े थे, यहाँ नदियों का नाम आ गया, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर तापमान की कमी के कारण इन चंद्र और भागा जो नदियां हैं इनको हिमनद के नाम से भी जान सकते हैं। हिमनद का मतलब बर्फ की नदियां हैं। तापमान की कमी के कारण उन्हीं नदियों का पानी बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उसको हिमनद भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हिमनद कहो या नदियां कहो, आ जाए क्वेश्चन, तो वही चंद्र और भागा के नाम से ये बनती है चेनाब नदी। आगे चलते हैं। इसका प्रारंभिक नाम भी चंद्रभागा नदी के नाम से ही जाना जाता था। पहले इसका नाम भी क्या था? इसका प्रारंभिक नाम भी चंद्रभागा नदी था, ठीक है। चंद्रभागा नदी का उद्गम कौन कौन सी नदियों से मिलकर के हुआ है, इस प्रकार के ऑप्शन आ जाता है। तो इस चेनाब चंद्रभागा नदी का प्रारंभ नाम, यानी कि कौन सी नदी का नाम चंद्रभागा, प्रारंभिक नाम चंद्रभागा था? चेनाब नदी का। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, चेनाब नदी का प्रारंभिक नाम क्या था? चंद्रभागा। इस प्रकार से क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है ना। तो ये एक तरह से पीर पंजाल के को पार करके पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है यह नदी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को पार करके पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी को पार करके पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। भारत में इसकी लंबाई 118 किलोमीटर है और कुल अपतंत्र 26,755 है। भारत में ये इसकी लंबाई कितनी है? 118 और कुल अपतंत्र कितना है? ये है 26,755 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इस प्रकार से इसकी भारत में लंबाई वगैरह आ जाए
अपवा तंत्र आ जाए। लंबाई और अपवा तंत्र से संबंधित क्वेश्चन बन करके वैसे आते नहीं है, कभी देखे नहीं, ठीक है। फिर भी आप तो इसको नोट कर लो। तो बिल्कुल स्लो स्पीड में है, आप एक एक चीज को समझते हुए पढ़ते रहना, है ना। तो ये भारत के उत्तरी अपवा तंत्र के अंतर्गत आता है इस तरीके से। ये वाला जैसे मान लो ये भारत का मानचित्र है, यहाँ से निकलने वाले जो सिंधु अपवा तंत्र है, इस सिंधु अपवा तंत्र से कुछ नदियाँ इधर से मिलती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती हुई इसमें मिलती है, कुछ नदियाँ इसमें मिलती है, कुछ नदियाँ इस प्रकार से आपस में मिलती हुई सतलज नदी में मिल जाती है। तो ये एक अपवा तंत्र बनाती हुई इधर से अरब सागर का अपवा तंत्र विकसित करती है, ठीक है। तो इधर से पाकिस्तान की ओर से अरब सागर में मिलने वाला अपवा तंत्र है। तो इसमें इस प्रकार से सिंधु अपवा तंत्र के रूप में है ये, और इसमें ये मुख्य रूप से 6 नदियों का संगम है। 5 नदी, पहली नंबर तो सिंधु नदी है, इसको मुख्य नदी के रूप में माना है, और ये 5 नदियां इसकी सहायक नदियों के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हिमालय निकलने का कार्य हिमालय प्रदेश से है, और पश्चिमी भारत की ओर प्रवेश करती हुई अरब सागर की ओर अपवा तंत्र बनाती है। तीसरे नंबर की जो नदी है ये है झेलम नदी। मैं लिख देता हूं, झेलम नदी, इसका उद्गम झेलम नदी का उद्गम ये कश्मीर की शेषनाग झील से निकल करके उत्तर पश्चिम में बहती है। ये झेलम नदी कश्मीर के शेषनाग झील से निकलकर उत्तर पश्चिम में बहती है, ठीक है। उत्तर पश्चिम में ये बहती है। कहाँ से निकलती है? कश्मीर के शेषनाग झील से। इसका जो प्रारंभिक नाम है वह है वितस्ता नदी। इसका प्रारंभिक नाम वितस्ता नदी था, ठीक है। प्रारंभिक नाम पूछ लेता है कभी कभी, वितस्ता नदी या वितस्ता नदी का किस नदी का नाम प्रारंभिक वितस्ता नदी था? झेलम नदी का, ठीक है। अगला विशेषता है इसमें, तो ये अपने उद्गम क्षेत्र से 115 किलोमीटर बहने के बाद में उलर झील में गिरती है। अपने उद्गम
क्षेत्र से निकलकर 115 किलोमीटर बहने के बाद उलर झील में गिरती है। ठीक है, उलर झील में गिरती है। वहीं पर कश्मीर में उलर झील है। प्रारंभ में ये शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील से उत्तर पश्चिम में बहती हुई 115 किलोमीटर में बहने के बाद में उलर झील में गिर जाती है। फिर उलर झील से झेलम नदी के रूप में निकलती है। तो उद्गम किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। उद्गम पूछे तो उलर झील भी उसमें ऑप्शन हो सकता है, परंतु इस प्रकार से होगा, जहां पर इसका उद्गम क्षेत्र उलर झील होगा तो शेषनाग नहीं होगा, शेषनाग होगा तो उलर झील नहीं होगा। दोनों ही उद्गम झील, उद्गम स्थान का नाम ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से शेषनाग झील से उद्गम अगर पूछा जाए, ये ऑप्शन में रहे, तो उलर झील इसका ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे कि झेलम नदी का प्रारंभिक उद्गम क्षेत्र शेषनाग झील, उस समय उलर झील भी उसमें ऑप्शन रह सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। छोटे से शब्दों के हेरफेर में ऑप्शन में चेंजेज आ जाता है लैंग्वेज में। इसके बाद में है देखो, माँ हिमालय पीर पंजाल श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। माँ हिमालय और पीर पंजाल महा हिमालय व पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य बहती है। ठीक है, महा हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य यह नदी बहती है और गहरी घाटी बनाती हुई कश्मीर में गहरी घाटी बनाती हुई कश्मीर में जल परिवहन, कश्मीर में जल परिवहन के काम आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। बिल्कुल स्लो स्पीड में पढ़ रहे हैं अपन, एक एक चीज को समझते हुए चलना है और नोट करते हुए चलना। मानचित्र से समझा दिया मैंने सारा। अफवाह तंत्र, ये सिंधु अफवाह तंत्र, ये एक तरह से पाकिस्तान की ओर से अरब सागर के और गिरने वाला अफवाह तंत्र है। ठीक है, अगला है इसकी विशेषता कि ये पाकिस्तान के मुल्तान के पास रावी नदी में मिल जाती है और कश्मीर में बहती हुई पाकिस्तान के मुल्तान जिला है, पाकिस्तान के मुल्तान के पास रावी नदी में मिल जाती है। और रावी इसमें क्या नाम से सिंध नदी में मिल जाती है, एक अफवाह तंत्र
में विकसित हो जाता है। ठीक है, और एक सिंध अफवाह तंत्र विकसित करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने आज इस क्लास में 3 नदियों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। एक तो व्यास नदी के बारे में, इसका उद्गम और कौन कौन से राज्यों में बहती हुई, कौन कौन से जिलों में बहती हुई और क्या क्या विशेषता है। चेनाब नदी के बारे में पढ़ा और झेलम नदी के बारे में पढ़ा, और तीनों नदियां ही एक तरह से सिंधु नदी में मिलकर के और भारत के उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई इस अफवाह तंत्र में मिल जाती है, किसमें ये अरब सागरीय अफवाह तंत्र बनाती है। तो इस अफवाह तंत्र को सिंधु अफवाह तंत्र के रूप में जाना जाता है, और सारी नदियां इसी हिमालय क्षेत्र से निकलती है और हिमालय क्षेत्र से बहती हुई अलग अलग स्थानों पर इस सिंध में मिलकर के अरब सागरीय अफवाह तंत्र का विकास करती है। तो इस प्रकार से एक एक चीज इसमें इम्पोर्टेंट है, और भी नदियां हैं। अब अगली क्लास में अपन इसी हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों का बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने प्रारंभ में क्लास में क्या नाम से अपन ने भारत के अफवाह तंत्र का डिवाइडेशन किया था, इसका वर्गीकरण करके विस्तार से पिछली क्लास में अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, और इस क्लास के माध्यम से आपको पढ़ाई के साथ साथ में यूनिवर्सिटी से आने वाली सूचनाओं को भी अपडेट किया जाता है। समय समय पर उनको देख लिया करो, अपने दोस्तों को भी भेज दिया करो, क्या चल रहा है कॉलेज में, क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस प्रकार से। और अच्छी तैयारी करो, तैयारी के साथ साथ में इन क्लासों को भी समझते हुए पढ़ते रहो। ठीक है, धन्यवाद।